10-20-25 हजार, नहीं, 50 हजार की ये शिफ्ट हो जो सकती है। 4-5 लाख, और मनीष जी, ये जो 4-5 लाख का मार्जिन वाली सीटें थी वो आप पास चौथे चरण में, तीसरे चरण में थी। 5 लाख की सीटों वाले चरण यहां कहीं नहीं है। यहां आप मैं आपकी बात 185 सीट मतों से जीतने वाली आपके पास मछली शहर है। 38,000 कौशाम्बी खत्म हो गया, 38,000 कौशाम्बी जीतने वाली है। 13,000, 14,500 से जीतने वाली सुल्तानपुर है। जी, ये ये हमारे जो सीटें ग्राउंड का से जो दो बिल्कुल पैनलिस्ट हैं सही वो कह यही रहे हैं बता रहे हैं। 40,000 फैजाबाद है। पुष्कर जी। हाँ, वो वहां हो गया। पुष्कर जी, मैं ये लेकिन कह रहा हूं वो ये 5 लाख वाला आप पास नहीं है, नहीं तो ये डिबेट ही नहीं होती कि बिल्कुल पूर्वांचल में लड़ाई क्या है। पुष्कर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी जो ये सीटें आप बता रहे हैं, ये मार्जिन तब था जब सपा बीएसपी साथ में थी। हम इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे अरे ना। आप दो एक बातें ऐसा थोड़ी ना कॉम्बिनेशन। कहेंगे कि सपा बसपा को हमने हरा दिया गठबंधन के साथ होने के बावजूद, और जी जहां वो जी मार्जिनल, दरअसल ना, ये जो भी पैनलिस्ट जिस साइड के लेते हो या न्यूट्रल हैं, वो ये क्यों नहीं बोलते कि 19 में कांग्रेस अलग थी। अभी भी जब मैं सुधांशु जी से सवाल कर रहा था तब मैंने कहा था कि कांग्रेस इस बार जो लार्जर उसमें है ना, मुस्लिम और दलित, वो 90 की पहले की सोशल इंजीनियरिंग याद कर रहा है और उसको वहां पर खड़ी दिख रही है कांग्रेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस यूपी में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। जब वोट बदलता है ना जमीन पे, अगर जो आप मान रहे हैं कि ये जमीन पे है, कितना फायदा पहुंचाएगा, तो ये नैरेटिव कितना दूर तक भी पहुंच सकता है। जहां अभी कासिम भाई ने भी फैजाबाद सीट याद दिला दी। आप देखिए ना कि बड़ी जीत वाली सीटें नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की छोड़ दीजिए, बस चंदौली 7,500 से जीती थी पिछली बार। सनातन पांडे 15,000 से आ रहे थे, बलिया 15-16,000 से। आप सीटें, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, दावा किसी का भी कुछ हो सकता है, लेकिन 18-19 लाख से नीचे की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। और वहां अगर आप 20,000, 50,000 मान लीजिए मैक्सिमम जीत रहे हैं, तो ये बड़ा कांटे का मुकाबला है। और अगर बसपा थी पिछली बार, इस बार बसपा बाहर है। हमें तो कहीं घोसी सीट पे बालकृष्ण चौहान लड़ते हुए दिख रहे होंगे, नोनिया चौहान है वहां पर। 3.5 लाख है, कासिम भाई अगर मुझे ठीक कर देंगे, शायद 3.5 लाख है वहां तो दिख रहा। लेकिन आपको यहां पर वो 4 लाख वाला नैरेटिव नहीं मतलब बनेगा नहीं। पुष्कर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि सपा बीएसपी जब साथ में थी तब ये मार्जिन थे। इस बार लोग जो कांग्रेस का एनालिसिस कर रहे हैं कि कांग्रेस का सपा के साथ आने में इम्पैक्ट आएगा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई बहुत स्ट्रांग होल्ड अब यूपी में बचा है जो वो ये इम्पैक्ट ला पाएगा। ये मेरा अपना मत था ठीक कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ये जीत का मत था, और आज कांग्रेस का मुझे ठीक इतना बड़ा कोई होल्ड नहीं दिखता। ठीक है, नहीं दिख रहा है। पंकज जी, इसमें एक चीज पंकज, और जोड़ लीजिए। पंकज जी, आगे के लिए एक चीज और जोड़ लीजिए कि पुष्कर तब बोलिए जो आप। है, ना ना, पंकज जी का मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक से, लेकिन आप मुझे सॉरी पुष्कर जी, पुष्कर सॉरी, बोलिए आप। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई पुष्कर जी। पुष्कर जी, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि जैसा अग्रवाल साहब ने कहा कि एक चीज और हुई अग्रवाल साहब, बहुत खतरनाक हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे सुल्तानपुर में निषाद कुर्मी, दोनों वोट आपका था। जैसे जौनपुर में आपके या वो आ गया वहां पर कुशवाहा। कुशवाहा, वोट आपका था। तो इस तरह से तमाम कश्यप, वोट आपका था। इस तरह के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी बीएसपी ने, चौहान, अभी बात हो रही थी वहां फागू चौहान की, चौहान वोट आपका था। मैं इस फिरोज तरह भाई से जो दो टिकट हुए 5 हैं। मिनट में आ रहा हूं आप पास। ठीक है, आपका पॉइंट टेकन। मैं अब, पंकज, क्या जमीन पे आपने हमारे ये पैनलिस्टों की बात सुनी, आप भी घूमे हैं, क्या ये वो दौर नहीं है जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा फाइट भी यही मिली थी? अगर 19 और 14 में देख ले, 7 सीटें यहां गठबंधन ले गया था। अब की मायावती का कैंडिडेट, मैं इसीलिए बोला घोसी में तो दिख रहा है, बाकी कहीं लड़ता हुआ भी नहीं दिखाई दिया है। आपका क्या एनालिसिस है अगर 27 सीटों को देखें कि
है लड़ाई की ये सिर्फ चर्चा में है? देखिए, पिछली बार जब मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दलित और समाजवादी पार्टी यादव के साथ नहीं आया, क्योंकि दलित और यादव का हमेशा आमने सामने वाला टकराव की स्थिति रहता था, इटावा आजमगढ़ हो या फिर मैनपुरी हो, कहीं भी। लेकिन इस बार मायावती ने कई सारे ऐसे फैसले एकाएक ले लिया, जैसे आकाश आनंद को हटाया, कई सारे प्रत्याशियों को कई ऐसी जगह बदला जिससे एक मैसेज चला गया कि बीजेपी की बी टीम है। और अखिलेश यादव लगातार ये कह भी रहे हैं कि बीएसपी लड़ाई से बाहर है और बीजेपी के कहने पे कैंडिडेट दे रही है। तो जो दलित मायावती के साथ जा भी रहे थे, हालांकि अभी ठीक ठाक जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वोट थे जिनको लग रहा था कि मायावती चुनाव अच्छा लड़ रही, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से जो उनके युवा दलित थे या और जो थे वो लगातार जुड़ रहे थे, उनको साइड लाइन कर दिया। तो वो वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ जो नीचे से चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्षेत्र से निकल कर के आ रही हैं, वो झुकाव है। और सबसे बड़ा जो असर कर रहा है, चूँकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो एक संविधान को लेकर के चीज़ें आ रही हैं। 400 पार जो नारा दिया गया आरक्षण बदलने की बात, वो चूँकि जो एक युवा वर्ग है दलितों में, वो पढ़ा लिखा है, तो वो मैसेज जा रहा है, उन बस्तियों में जा रहा है, उसका फ़र्क है। लेकिन अखिलेश यादव की भीड़ को लेकर के बात हुई, मोदी ने तंज कसा, ये दोनों अलग अलग है। 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव के रैली में ज़बरदस्त भीड़ आती थी तो अखिलेश यादव कई ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया था जिस पर उसका बैकफायर हो गया। कभी पुलिस वाले, कभी एक गुंडा आएंगे तो हम हिसाब करेंगे, ये अधिकारी। तो वो एक तरीके से जो समाजवादी पार्टी की छवि कही जाती कि बदली है आपकी 2 साल कर देते हैं और सरकार आएगी तो स्थितियां बदल जाएगी। तो वो भी इस बार जिस तरीके से 3-4 जगह चीज़ें हुई, आज मोदी जी ने उसी बात का जिक्र किया, भाड़े की भीड़ लाते हैं, लेकिन ये भी मैसेज जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आएंगे तो ऐसे उड़दंगा करेंगे जो अपने नेता को नहीं छोड़ रहे हैं, मंच पे पहुंच जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं पुलिस और प्रशासन की नाकामियां हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता आपके आ रहे हैं, नेता आगे रहते तो उनको रोकना भी चाहिए। तो इससे भी गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो समीकरण है जिस हिसाब से अखिलेश, भीड़ तो बड़ी धूप में खड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि भीड़ सारी भाड़े की लाई गई है। नहीं, मैं भाड़े की, वो तो मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन भीड़ तो 2022 के चुनाव में भी जबरदस्त पश्चिम से शुरू हुई थी। लेकिन हाँ, एक बात ये भी सच है कि पिछली बार पश्चिम का चुनाव ध्रुवीकरण हुआ था और बीजेपी के पक्ष में वहीं से चढ़ गया था। लेकिन इस बार अभी तक चुनाव उस तरीके से माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं बन पाया। हर चरण में लड़ाई हार जीत अपनी जगह है, लेकिन बहुत नजदीकी मामला, बहुत सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं और बहुत टफ फाइट। मैं साजिद से बहुत छोटा सवाल, जब पहला वोट 19 अप्रैल को पड़ा था और जब 15 मार्च से चला था और टिकट बंट रहे थे, देर हो रही है, ये हो रही है, अखिलेश यादव को कोई पैनलिस्ट ऐसा नहीं था जो ये नहीं राजनीतिक विश्लेषक ठोक रहा था कि ये टिकट ही नहीं बांट पा रहे हैं। 8 बार बांट दे रहे हैं, कहीं 3 बार बांट रहे हैं, कहीं बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पहले 2 चरण तक तो ये सुनने को मिला, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ। लेकिन अब सारे जानकार मुझे ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि अखिलेश ने बड़ा स्मार्ट तरीके से टिकट बांट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन अब अखिलेश में आता जा रहा है। सीटों में कितना तब्दील होगा ये एक अलग बात है। आप पूर्वांचल में लड़ाई कैसे देख रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव की बात करें तो बहुत परिपक्वता दिखी है पहले हिसाब से, अब के हिसाब से। लेकिन मैं पूर्वांचल की बात अगर हम करते हैं ना, तो बात सबसे मेन वही आती है कि साहब पिछड़ा दलित और पीडीए जिसको लेके चल रहे हैं वो, या बीजेपी के हिसाब से देखें तो भैया पिछड़ा दलित और सवर्ण वोट जो वहाँ पे वो रहेगा। इसी बीच में फिर वो मायावती वाला एंगल भी आ जाता है और दलित वोट वाला भी आ जाता है। तो मैं एक चीज़ मान के चल रहा हूँ, ये अभी तक की बातचीत के हिसाब से सुधांशु जी हालांकि बार बार ये बात कह रहे हैं कि दलित इस बार समाजवादी पार्टी है उनके साथ चला जा रहा है, या बाकी लोग कह रहे हैं कि दलित छोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है। जब मायावती और अखिलेश यादव साथ थे तब बसपा का वोट अगर समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था मायावती के चेहरा होते हुए भी, तो क्या गारंटी कि इस बार दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा? तो भाई यहाँ बैठ के हमें वो हवा भी इसमें मैं 2 चीज देख रहा हूं, या तो वो नाराज है बीजेपी से तो वोट देने नहीं जाएगा, या फिर वो बसपा को जाएगा, जहां तक ज्यादा वोट का मामला है। पूरी तरह से ये बता के चल रहा हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है उस रसायन को जो गड़बड़ हो चुका है पहले उसको ठीक करना।
मैं मनीष अग्रवाल जी की बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ चीज़ें ऐसी खराब हो गई हैं वो बहुत आसानी नहीं है। ये खुशी हो सकती है सोशल मीडिया पे, भाषणों में हो सकती है कि साहब दलित वोट भी अगर ऐसा हो जाएगा तो एकदम इस बार पलट जाएगा पूरा मामला। पिछले बार के चुनाव के आप आरक्षित सुरक्षित सीटों के हिसाब किताब देख लीजिए ना, कितनी सुरक्षित सीटों पर किसका क्या पल रहा था या बीजेपी ने कितनी जीती थी। मगर इस बार भी मामला इतनी आसानी से पलट जाएगा क्या? कासिम भाई भी तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाँ, मैं भी इस बात से हूं, वो आंकड़े रेफरेंस के लिए लिए जाते हैं। चुनाव 24 का बिल्कुल अलग है, पंकज ने भी बताया कि माहौल नहीं बन पा रहा है। हाँ। 19 में ये कोई कहता नहीं मिल रहा था कि बीजेपी के लिए माहौल नहीं है, भले चौकीदार चोर है या कुछ राफेल और दुनिया भर का मुद्दा था, लेकिन उस समय राष्ट्रवाद और मैं कहूंगा लोगों को जो निचले तबके का वोटर था उसको समझ में आया था नोटबंदी। तो एक चीज में, हाँ, नोटबंदी उसको ये लग रहा था अमीरों से पैसा ले लिया गया है, अब हमको मिलेगा। हाँ। जो ये एक आम बहुत निचले तबके के आदमी, इस बात कीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं वोटर है, बस वो ये कह रहा था कि मोदी जी ने जहां गरीबों का पैसा लोगों ने दबा के रखा था, नेताओं ने, उनके घर से बाहर आ गया, लाला जी के घर से बाहर आ गया। वो बड़ी खुशी थी गरीबों की। एक गलती जरूर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के उससे, हालांकि वो उनके सबसे बड़े चेहरा हैं। वो डेली जिस तरह के जो बयानबाजी प्रधानमंत्री वाले मामले से हो रही है, मैं सोशल मीडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनका मजाक उस तरह से बनाया जा रहा है। जैसे आज उन्होंने बोल दिया आ जाएंगे तो बिजली काट देंगे, टोटी खोल ले जाएंगे, उससे ज्यादा अपग्रेड लोगों ने मीम्स के जरिए कर दिया सब कि कल को प्रधानमंत्री जी का बयान ये होगा कि वो आपकी शर्ट ले जाएंगे, आपकी शर्ट की आधी बाह काट ले जाएंगे। इसका मुझे लग रहा है जितना चुनाव खिंच रहा है इसका नुकसान हो सकता है। क्या क्या फिरोज भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात पूरी कीजिएगा। ये वाकई में नैरेटिव जरा अब की ज्यादा हर चरण में अलग अलग दिख रहे हैं, और मैं यूपी तक सीमित रहता हूं तो यूपी में नहीं तो नैरेटिव तो तगड़ा चला, संबित पात्रा का रिजल्ट बताएगा, भले स्लिप ऑफ टंग कह के माफी मांग ली। आप सोशल मीडिया देखिए कि मतलब आपने बोल दिया जगन्नाथ भगवान मोदी भक्त हैं। ये सब नहीं चलेगा। आप मानिए, आप करिए, राजनेता है, 5 साल में टेस्ट होता है, जनता चुन लेगी तो बढ़िया है, 15 साल रहेंगे, जो सुविधाएं मिल रही वो मिलेंगी ही, और हर पार्टी को देना पड़ेगा। जी पुष्कर जी, सबसे पहले तो मैं कासिम साहब से माजरत के साथ कहूंगा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति जो है वो अंकगणित नहीं है, 2 और 2 4 हो जाए। बहुत कुछ समीकरण है, मैंने कुछ इशारे दिए। दूसरी बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी जाति, समुदाय या धर्म का 100% वोट किसी एक के पक्ष में खेमेबंदी में नहीं आ सकता। हमारे अवध में जो कहा जाता है कि पट्टीदारी के झगड़े जो हैं, वो आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो आपका पट्टीदार स्वाभाविक रूप से दूसरा आसरा तलाशने लगता। इसलिए यदि 80% वोट कहीं कंसोलिडेट हो रहा है तो उसे आप पूरी तरह सैचुरेटेड माने। बिल्कुल सही। 70-85% पिला आपकी अखिलेश को ना शायद 2022 में मुसलमानों का 81% वोट जो है वो कंसोलिडेशन, ये माना जाता है कि वो कहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है। उसमें कितना कट रहा है, उस 80% में आप जो है वो स्केलिंग करते हैं। अभी मनीष जी कह रहे थे नैरेटिव की बात कि संविधान बचाओ का नैरेटिव। आखिर ये नैरेटिव शुरू किसने किया था? मेरा प्रश्न सीधा कि जब बात ये आई कि आपके कई जिम्मेदार लोग ये कहते दिखे कि हमें इतना बहुमत चाहिए ताकि हम संविधान संशोधन कर सकें, तो जवाबी नैरेटिव आ गया है संविधान बचाओ का। अगर आपने वो बात न छेड़ी होती, अब आप जवाब दे रहे हैं कि ये हम आरक्षण बचाने के लिए आपसे मांग रहे हैं, तो पिछले 70 सालों में कौन समझदार आदमी यकीन करेगा कि जब 70 सालों में आरक्षण खत्म नहीं किया, जब उनके पास कई बार मौके थे, खास तौर से सन 89 तक तो भरपूर मौके थे, जब वो चाहते तो खत्म कर देते, तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो आरक्षण खत्म कर दिया। इसलिए ये नैरेटिव जो शुरू हुआ कि आरक्षण बचाओ, वो दलितों के कान में आरक्षण बचाओ तक सीमित नहीं है, उसके शब्द थोड़ा सा और जुड़ गए। बाबा साहब का संविधान बचाओ, संविधान बचाओ से आगे बढ़ के बात आ रही है। अगर आप थोड़ा सा भी निचले तबके में दखल रखते हैं और सुनते हैं कि बाबा साहब का संविधान बचाओ,
जैसा अभी आपके एक विश्लेषक ने ये बात कही थी कि कट रहा है, मैं भी ये मान रहा हूं कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है। उसका प्रतिशत क्या है, क्वांटम क्या है, वो तो रिजल्ट के बाद मालूम मैं पड़ेगा। इस पर बिल्कुल, मैं इस पर जो है कतई जोर नहीं दे रहा हूं। लेकिन अभी पिछले गठबंधनों की भी बात आई थी, 17 के गठबंधन की और 19 के गठबंधन। 17 का गठबंधन कितना इमेच्योर गठबंधन था, जहां गठबंधन होते हुए भी फ्रेंडली फाइट्स, बिल्कुल, और क्या। और उसके नतीजे क्या हो रहे थे वो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा समय खा जाएगा। 19 का गठबंधन इसलिए होमोजेनस नहीं था, अभी रसायन की बात कही साजिद ने, तो मैं बता दूं इसलिए होमोजेनस नहीं था क्योंकि बहुत सी टीसें थीं जो गठबंधन के पहले तक उभर रही थी। गेस्ट हाउस कांड जो है वो भले ही ऊपर से दोनों बुआ और बबुआ ने भुला दिया हो, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के बीच वो एक गांठ के रूप में था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायावती का वोट बैंक जो है वो सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, भाजपा को चला गया। मैं ऐसे उदाहरण भी बता सकता हूं जहां पर यादव वोट बैंक जो है वो बजाय गठबंधन प्रत्याशी के जाने के उसके अनुकूल सूट नहीं कर रहा था, तो वो भी भाजपा में। बिल्कुल। स्मृति ईरानी की सीट उसी में थी, स्मृति ईरानी की सीट उसी में थी। चीजें मैं हर चीजें खोल के कहना जरूरी नहीं है, वरना नहीं, रानी मैं जब जो रिजल्ट आउट हो गया, सुल्तानपुर उसमें थी, सुल्तानपुर थी, स्मृति ईरानी थी और भी तमाम सीटें थी। बिल्कुल बिल्कुल।